वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो अभी हम चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक शॉर्ट नोट हम कवर करने वाले हैं, वन शॉर्ट पूरे चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टोटली मीनिंग यही होता है अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में आप परफेक्ट होने चाहिए। आरसीएच प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इनिशिएट किया गया था 1951 में फर्स्ट टाइम। सबसे पहले इंडिया में इनिशिएट किया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम। इनमें मेनली काम क्या था? इनमें इनका काम ये था कि सबसे पहले ये याद रखिएगा कि किस ईयर ये इनिशिएट किया गया था, तो 1951 आप ये डेट याद करेगा। एंड सेकेंड बोला गया है टू अवेयर पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन। इनमें अवेयर करना है पीपल्स को कि रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है। दूसरा चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट देना है ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हम बना सकें। उनको हर चीज़ की फैसिलिटी देनी है, अच्छा खासा मेडिकल फैसिलिटी देनी है, सारे सामान मौजूद होने चाहिए। हर चीज़ का सपोर्ट अगर लोग को दे रहे हैं उस हिसाब से हम बन सकते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल मेथड, अगर हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखना है तो हम कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ करते हैं। मेनली पॉपुलेशन बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट हो रहा है। ये डाटा जो है ना एनसीईआरटी का दिया हुआ डाटा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, 2000 में ये हो गया 6 बिलियन एंड लिटरली 2011 में यहाँ पे 2011 में हो जाता है 7 बिलियन। ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंस 1957 की बात है तो 350 मिलियन थी एंड में 2000 में बात आती है तो 1 बिलियन हो जाती है एंड 2011 की बात करें तो यहाँ पे 1.2 बिलियन हो जाती है। कुछ इस तरीके से पॉपुलेशन बहुत जल्दी रैपिड इंक्रीज हो रहा था। 2000 सेंसस के हिसाब से ग्रोथ जो है ना पॉपुलेशन का 2% तेजी से बढ़ रहा था, 2%। ठीक है, ये 1.7 नहीं, 2% बहुत जल्दी तेजी बढ़ रहा था। अब पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है? देखो, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी हो रही है। ठीक है, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी हो रही है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। बेटर लिविंग कंडीशन हो रहे हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। डेथ रेट बहुत कम हो जा रहा है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दोनों ही कम हो जा रहे हैं एंड रिप्रोडक्टिव पीपल जो है ना, जो कि रिप्रोडक्टिविटी एक्शन में आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें स्मॉल फैमिलीज को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई तू स्मॉल फैमिली रख रहा है तो अच्छी बात है। उनको इंसेंटिव दे, कुछ इनाम दे दे, कुछ उनको दे, इंसेंटिव्स दे दें। कंट्रोल मेथड्स के बारे में उनको बताएं, ये बताएं कि हम तो हमारे दो स्लोगन वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। वी टू आवर टू। स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल है, शादी की एज भी बढ़ा करके फीमेल के लिए 18 एंड मेल के लिए 21 की गई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोइशन, अगर पॉपुलेशन रैपिड बढ़ रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी है भाई। देखो, अगर जितना जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होंगी, वो भी बढ़ेंगी। फूड चाहिए हमें, शेल्टर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, क्लॉथ चाहिए, तो उन सब की कमी होगी, तो ये इंपैक्ट हो सकता है। अगर हमें पॉपुलेशन सच में कम करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का बेस्ट मेथड है कि हम इनको यूज करके क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। इनमें क्या है? इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए सेक्सुअल डिजायर्स में, साइड इफेक्ट ना के बराबर होने चाहिए, या तो हो तो बहुत लीस्ट अमाउंट में हो, इफेक्टिव होने चाहिए। हमें जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव बंद करके अगर हमें बेबी प्लान करना है तो हम तुरंत कर पाएं, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी जो है ना वो अच्छी खासी होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडली यानी कि हम अच्छे से यूज कर सके, हमें पता हो कि यूज कैसे करना है। ईजी अवेलेबल यानी कि हमारे आसपास आसानी से मिल जाए। देखो, एमनियोसेंटेसिस क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बेबी को क्या प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। हम सर्वेबिलिटी पता कर सकते हैं कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो जिंदा रह पाएगा या नहीं, क्या क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आजकल इंडिया में इसका मिसयूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही क्या किया जा रहा है, एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया जा रहा है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम करते क्या है, हम यहाँ पे फीटल की सेल लेते हैं, कुछ इसमें डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं, उनको इंजेक्शन के थ्रू हम बाहर निकालते हैं टेस्ट ट्यूब में। ये है एमनियोटिक फ्लूइड जो डेवलपिंग फीटस का ही है। इससे हम ये पता लगा लेते हैं कि इसको कौन सा जेनेटिक बीमारी है, या तो कहीं इनको बहुत सारी हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। सारी बीमारी के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम पता लगा सकते थे। इसकी वजह से इंडिया में यहाँ पे बैन कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे मिसयूज किया जा रहा था। अब बात करें हम एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि यूज करते हैं मोस्टली फीमेल, जिसका नाम है यहाँ पे सहेली एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि नॉन स्टेरॉइडल है। नॉन स्टेरॉइडल का मतलब होता है कि इसमें हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता। साथ में ये वंस अ वीक पील है, मतलब एक हफ्ते में एक ही बार आपको लेना पड़ेगा। कौन इसको बनाया है? CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नीट के पेपर में आ चुका है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडिया में ये मौजूद है। इन्होंने
सहेली को फॉर्म किया है। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी। अगर बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की तो मेनली 4 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं, दूसरा बैरियर मेथड, तीसरा आईयूडी जिसका नाम होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, एंड अदर में ओरल पिल्स आ गए, इंजेक्टेबल आ गए, एंड सर्जिकल मेथड्स वगैरह आ गए। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या है, 2-3 है, एक पीरियोडिक एब्सटीनेंस है, कोइटस इंटरप्टस है, लैक्टेशनल एमिनोरिया है। देखिए आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार नाम देख लो। बैरियर मेथड में कॉन्डम्स आ जाते हैं, डायफ्रागम आ जाता है, सर्विकल कैप आ जाते हैं, वोल्ट कैप। ये जो 3 है ना नीचे के, उनको फीमेल यूज करती हैं, लेकिन ऊपर का जो मेल ये है, इसको मेल भी यूज कर सकते हैं एंड फीमेल भी यूज कर सकती हैं। आईयूडीज में नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, मेडिकेटेड आईयूडीज में ये 3 चीजें, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। एक तो ये है नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है हमारा मेडिकेटेड में या कॉपर रिलीजिंग है, दूसरा हमारे पास हार्मोन रिलीजिंग है। ओरल पिल्स में यहाँ पे एक तो इंजेक्टेबल होता है, दूसरा सर्जिकल मेथड आता है। बात करें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की तो सबसे पहले नेचुरल मेथड जिसको कि ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं, इसमें हम मोस्टली करते क्या है, अवॉइड चांस ऑफ ओवम स्पर्म मीटिंग। ओवम के और स्पर्म की मीटिंग को ही हम रोक देते हैं। हम यहाँ पे इन दोनों की मीटिंग को ही रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास पीरियोडिक एब्सटीनेंस। पीरियोडिक एब्सटीनिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम आखिर करते क्या है वो देखते हैं। इसमें हम अवॉइड कोइटस फ्रॉम डेट 10 से 17 दिन, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इतने दिन हम क्या करते हैं, कोइटस को अवॉइड करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो भी पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, यही 7 दिन। दूसरा है हम फर्टिलाइजेशन, यानी चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इसमें बहुत हाई होता है, किसमें, फर्टाइल पीरियड में। इसीलिए इस पीरियड में अगर कोइटस को अवॉइड करते हैं तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कर देगा। एंड साथ में ये पीरियड फर्टाइल पीरियड कहलाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का चांसेस इस पीरियड में बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे पास कुछ बने हुए हैं, वेल अभी ब्लर है। बात करें हम सेकंड मेथड के जिसमें है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस को साइड ही लगा पा रहे हो। कोइटस यानी कि सेक्स रिलेटेड, एंड इंटरप्टस मतलब कि उसको रोक देना। इसमें होता क्या है, बीच में रोक देना। तो क्या होता है, विथड्रॉ पेनिस फ्रॉम विजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इसीलिए इनको हम विथड्रॉयल मेथड भी कहते हैं। विथड्रॉयल मेथड का मतलब होता है जब आप कोइटस कर रहे हो जस्ट बिफोर स्पर्म के इजैकुलेशन के जस्ट बिफोर, पहले तुरंत ही आप विजाइना से पेनिस को विड्रॉ कर दे रहे हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क, एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, जब पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब बेबी 6 महीने तक होता है, उस टाइम पे बेबी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। इसीलिए जब मम्मा ब्रीस्ट फीडिंग कराती है 6 महीने तक, उस टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। इस टाइम पे अगर आप कोइटस को कर रहे हो फिर भी कंसेप्शन नहीं होता। प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन बाय ब्रीस्ट फीडिंग चाइल्ड, ओव्यूलेशन एंड साइकिल डू नॉट अगर इन लैक्टेशन, एंड साइड इफेक्ट बहुत कम। ठीक है, इसमें क्या होता है, लैक्टेशन के पीरियड में ओव्यूलेशन का टाइम नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो। देखो ये नेचुरल मेथड्स होते हैं, तो इनके जो भी साइड इफेक्ट होते हैं ना के बराबर होते हैं, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कि हाँ भाई ये काम कर जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम ही होते हैं। बात करें हम सेकंड बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि फर्स्ट आता है कॉन्डम, सेकंड आता है डायफ्राम, थर्ड आता है सर्विकल कैप, फोर्थ आता है वोल्ट कैप। ठीक है, यहाँ पे कॉन्डम एक रबर और लैटेक्स सीट होता है। ये पेनिस को, विजाइना को, सर्विक्स को बिफोर कोइटस हम इसको कवर कर देते हैं। ये हमारे पास पेनिस है, ठीक है, पेनिस है, तो हम इनको क्या करते हैं, इजैकुलेशन के पहले यहाँ पे कॉन्डम लगा करके इनको पूरा अच्छे से कवर कर देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है किससे बना हुआ, ये रबर लैटेक्स से मिलकर बना होता है। प्रिवेंट सीवन, इसमें क्या करता है, टू एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने से ही पहले क्या करता है, ये प्रिवेंट कर देता है कि सीमेन अंदर जा ही ना पाए। ठीक है, एक वोजाइनल पाउच भी होता है। सम टाइम फीमेल कॉन्डम्स को हम फेमसिल्ड भी कहते हैं और वेजाइनल पाउच भी कहते हैं। डायफ्राग में एक रबर डोम शेप का होता है। ठीक है, सर्विक्स के ऊपर इसको फिट किया जाता है। इसमें स्पर्मिसाइड्स होते हैं, लाइक स्पर्म को किल करने वाले। 6 घंटे बिफोर इंटरकोर्स इनको आप इंटरकोर्स कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे फीमेल वेजाइना या सर्विक्स में, तो 6 घंटे पहले इंटरकोर्स के ये काम करेगा। सर्विकल कैप भी एक ऐसा ही रिजेंबल होता है डायफ्रागम की तरह ही, स्मॉल होता है, रिजिड होता है, एंड हेल्थ केयर मस्ट बी फिटेड। वोल्ट कैप एक रबर से मिलकर बनता है। फीमेल सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस आप इंसर्ट कर देते हो। एंट्री ऑफ स्पर्म, सर्विक्स के मतलब सर्विक्स में एंट्री ऑफ स्पर्म को रोक देता है, एंड इसको रीयूजेबल, देखो मैं जहां पे आपको हाईलाइट कर रही हूँ विथ पिंक हाईलाइटर, वो रीयूजेबल होते हैं। डायफ्रागम, सर्विकल कैप एंड वोल्ट कैप तीनों ही रीयूजेबल होते हैं, लेकिन कॉन्डम नहीं होता, उनको आपको डिस्पोज करना पड़ता है। यहाँ लिखा है कॉन्डम एसटीडीज को प्रिवेंट करता है, एड को प्रिवेंट करता है, डिस्पोजेबल होता है, मतलब इसको डिस्पोज कर सकते हो, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से मोस्टली कॉन्डम एक अच्छा उपाय हो जाता है। डायफ्राम डिक्रीज द रिस्क ऑफ एसटीडी बट डोंट प्रोटेक्ट फुल्ली अगेंस्ट एचआईवी। स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेल्स, इन सब का यूज करके भी हम उसके साथ यूज कर सकते हैं।
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आ जाते हैं आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज जिसको हम सर्विक्स या विजाइना के थ्रू ही डालते हैं। आइडियल मेथड हो जाता है फीमेल मोस्टली इनको ही यूज करती हैं एज ए स्पर्मिसिडल, ठीक है। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस यानी कि स्पर्म को जल्दी जल्दी मार देता है यूट्रस के अंदर ही। ये 3 तरीके के नहीं होते, याद मत रखो 3 तरीके के नहीं होते। एक तो नॉन मेडिकेटेड होता है, एंड ये जो कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग है ना, ये एक ही के अंदर आते हैं जिसको बोलते हैं मेडिकेटेड। ये मेडिकेटेड होते हैं। एक है नॉन मेडिकेटेड, दूसरा मेडिकेटेड। मेडिकेटेड में आ जाते हैं 2 टाइप, जिसको कॉपर रिलीजिंग बोलते हैं, दूसरा हार्मोन रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल रट लेना भाई, एंड CUT, CU7, मल्टीलोप 375 स्पर्म की मोर्टेलिटी को रोक देता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग में LNG20 आता है, प्रोजेस्टेरोल आ जाता है, यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है इंप्लांटेशन से, सर्विक्स को होस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए। सेकेंड आ जाता है मेरे पास नॉन मेडिकेटेड में लीप्स लूप्स आ जाते हैं, एग्जांपल रट लेना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या करते हैं, इनको पिल्स या टैबलेट के फॉर्म में हम लेते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है अकेला, चाहे प्रोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का मिक्सअप भी हो सकता है। इनको 21 दिन लगातार लेना पड़ता है, 7 दिन छोड़ सकते हो, उसके बाद दोबारा आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 दिन तक छोड़ सकते हो, दोबारा से फिर स्टार्ट कर देना, 21 लगातार खाना पड़ेगा। एंड ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, इंप्लांटेशन को इनहिबिट करता है। इंजेक्टेबल का मतलब इंजेक्ट करना पड़ता है, एक ऐसी पिल्स होती है जो स्किन के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। इसका ड्यूरेशन मस्ट लॉन्गर होता है, आपको ये 5 से 7 साल तक ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। सर्जिकल मेथड में आते हैं 2 टाइप, एक वैसेक्टोमी, एक ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है, मेल यूज करते हैं, एंड ट्यूबेक्टोमी फीमेल यूज करती है। वैसेक्टोमी में स्मॉल पार्ट वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं, टाइड अप कर देते हैं स्मॉल इंसिजन स्क्रोटम में लगा के। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा कट कर देते हैं, टाइड अप कर देते हैं, स्मॉल इंसिजन यहाँ पे एब्डोमेन या विजाइना में लगा देते हैं। ये आप देख सकते हो। साइड इफेक्ट जो होते हैं इसमें हो सकते हैं नोजिया हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल या फिर ब्रेस्ट कैंसर तक हो जाता है अगर आप बार बार इसको यूज करते हो इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का। मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी, MTPs क्या है ये याद रखना कि 1971 में लीगलाइज कर दिया गया था MTP को। सेफ ड्यूरेशन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 12 वीक तक आप कर रहे हो, ठीक है। MTP का मतलब होता है बच्चा गिरा देना, तो ऐसा अगर कर रहे हो एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तब तक तो ठीक है। अगर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में कर रहे हो तो ये रिस्की हो सकता है। अगर MTP का यूज़ तभी किया जाता है अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो, और साथ में अगर बेबी और मदर को दोनों के लिए हार्मफुल है ये प्रेगनेंसी, तो आप MTP का यूज़ करके बच्चा डिलीवर नहीं करवा सकते। STDs का नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या फिर STS भी बोला जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे STDs को STDs कहते हैं, या फिर STIs कहते हैं, या फिर वर्निएबल डिजीज कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव RTI यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। ये क्या करता है, ये तभी होता है ये बीमारी जब आप सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर रहे हो, ठीक है। एक डिजीज है गोनोरिया, सिम्फेलिस, क्लैम्डोक्लेसिया, एड्स हो गया, HIV हो गया, ट्राइकोमोना पैलेडम हो गया, क्लैम्डिक्लाइस ट्रोमेटिसा हो गया, नेज़ारिया गोनोरिया हो गया जो कि बैक्टीरियम एक डिजीज है। अदर डिजीज भी है जैसे जेनाइटल हर्ब, जेनाइटल वर्ट, नाइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B। देखो एक होता है जो कि देखो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV और हेपेटाइटिस B किसके थ्रू ट्रांसफर करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, मदर से फीटस में ट्रांसफर हो सकता है, अगर नीडल यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से आप नीडल शेयर कर रहे हो तब भी हो सकता है। अर्ली सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं STDs के, आपको जेनाइटल ऑर्गन में पेन हो सकता है, जेनाइटल ऑर्गन में स्वेलिंग हो सकती है, ईचिंग हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है। अर्ली सिम्टम में बाद में ये लेट सिम्टम में आपको स्टील बर्थ दिख सकते हैं, एप्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि फेलोपियन ट्यूब की जगह कहीं और फर्टिलाइजेशन हो जाए, सर्विक्स की जगह कहीं और बेबी इंप्लांट हो जाए, एंड इनफर्टिलिटी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर भी हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप ये कर सकते हो कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, कॉन्डम का यूज कर सकते हो, इंटरकोर्स के टाइम क्लिनिकल चेकअप ले सकते हो। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे क्या है STDs है, आप तुरंत चेकअप कराओ। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ अ मेल एंड फीमेल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, कोई भी अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। 2 साल तक आप बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के आप कोई इंटरकोर्स कर रहे हो तब आप बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। ट्रीटमेंट हो सकता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हो, ICSI कर सकते हो, गैमेट यानी गिफ्ट कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक AI का यूज कर सकते हो। ART मोस्टली बोला जाता है, ART बोला जाता है, ठीक है। आर्ट समझ रहे हो ना, इसको बोला जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे IVF का यूज़ कर सकते हो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में IVF इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कोई वाइफ डोनर लेते हैं जो एग प्रोवाइड करता है, हस्बैंड डोनर से हम स्पर्म लेते हैं, दोनों को लेबोरेटरी जैसा कि कंडीशन हमें मिलता है, जाइगोट को हम प्रोड्यूस करवाते हैं। अगर ये अर्ली 8 ब्लास्टोमियर तक है यानी कि 8 सेल तक स्टेज में है जिसको फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। अगर 8 सेल से ज़्यादा हो जा रहा है, 8 से 16 या 16 से 32 हो जा रहा है तो इसको हम यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, याद रखना। अब बात करते हैं गिफ्ट की। गिफ्ट का मतलब गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर की। इसमें किसी फीमेल डोनर से हम लेते हैं ओवम को और किसी अनदर फीमेल जो कि हमारा नहीं प्रोड्यूस करवा पा रही है, लाइक फीमेल जो कि प्रोड्यूस ओवम को नहीं कर पा रही, उसके फ्लोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि वो क्या कर नहीं पा रही, सिर्फ ओवम को प्रोड्यूस नहीं करा पा रही, बाकी वो वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए एंड इम्प्लांटेशन हो जाए। ये सारे उसके पास कंडीशन है।
फिर लास्ट हमारे लाइन आ जाती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। इसका मतलब होता है ICSI, सिंगल स्पर्म को मेल पार्टनर से लेकर के हम डायरेक्टली एग के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। AI का मतलब होता है सीमेन को हस्बैंड डोनर या फिर एक हस्बैंड से लेकर के आर्टिफिशियली हम वेजाइना में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि मेल इनफर्टिलाइज मतलब कि मेल बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, स्पर्म उतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अमाउंट में, या फिर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा अपनी फीमेल को। ART का प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि बहुत हाईली रिक्वायर्स अ हाईली प्रोफेशन हैंडलिंग, या लाइक बहुत अच्छे कोई होने चाहिए प्रोफेशन में जो ये इसका यूज़ ऑलवेज करते हैं तो ही इसका यूज़ करें। एक्सपेंसिव हो सकता है, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम जुड़े हो सकते हैं, तब आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, फिर से आप जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स के आपको शॉर्ट नोट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच अभी तक जुड़ने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करे हो तो। बाय बाय।